आइए आज आपको मैं कहानी सुनाती हूँ बर्फ के फूल। इसकी लेखिका है जया जादवानी। ये रही हमारे घर की तस्वीर। उसने उसके सामने टेबल पर एक सुंदर सा पिक्चर पोस्ट कार्ड एक खास अंदाज में रखते हुए कहा, कैसा है? छोटा है पर नॉट बैड। रहेंगे तो हम दो ही। देखो जरा, ऐसा ही चाहा था ना तुमने? वो स्वयं की फोटो को विभिन्न एंगल्स में देख रहा था। उसने नहीं देखा वो किस तरह हैरत से कभी उसे कभी पिक्चर पोस्टकार्ड को देख रही है। अनबिलीवेबल ड्रीम है ये तो। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? उसने उसे धीरे से हिलाया। उसने मानो चौंक कर उसके हाथ से तस्वीर ले ली। देखो, ये न ख्वाब है न मजाक। उसने उसका चेहरा ध्यान से देखा। हाँ भाई, न ख्वाब है न मजाक। उसने उसके दोनों ठंडे हाथों को अपने गर्म हाथों में पकड़ते हुए कहा, पर तुम इतने सख्ते में क्यों बैठी हो? मैंने खुद अपने कैमरे से तस्वीर ली है तुम्हें दिखाने के लिए। मैं तुमसे कहता था ना, वो घर बन रहा है अभी, तो वो बन ही रहा था मेरे भीतर। 3 साल पहले मैं मसूरी गया था किसी काम के सिलसिले में। एक छोटा सा फ्लैट नुमा घर कोई बाहर की पार्टी बनवा रही थी। हो सकता है उनका इरादा हो गर्मियों में वहां आकर रहने का। अभी फर्नीचर बन ही रहा था कि देहरादून में रह रहे उसके मालिक की मृत्यु हो गई। उसके बेटे को अब वो घर नहीं चाहिए। किसी दलाल के जरिए मुझे पता चला था। मैंने तुरंत बात करके पहली किस्त दे दी। मैंने तुम्हें फ़ोन पर जानबूझकर नहीं बताया। सोचा 1-2 साल बाद जब मिलेंगे तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। कैसा रहा मेरा सरप्राइज़? वो सारी बातें कह गया, पर वो अभी बन रहा था पर ही अटकी रह गई। उसने अपनी उंगलियों से छुआ तो एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पहली बार हाथ पकड़ा था जब शाश्वत ने। ऐसी तेज सनसनी जिस्म में कि उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। पर आज ऐसा नहीं हुआ था। आज उसे लगा भूल से उसने किसी अजनबी का हाथ पकड़ लिया है। शाश्वत अभी भी उसके जवाब के इंतजार में है। जानलेवा। उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की। क्या बात है, तुम खुश नहीं हुई? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मेरे जीवन में कोई असंभव सपना आज तक सच नहीं हुआ। असंभव सपना तो एक बार ही सच होता है जीवन में। थोड़ी देर बाद यकीन भी होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है शाश्वत? जब हम बड़े हो जाते हैं छोटे छोटे सुखों पर यकीन करना भूल जाते हैं। हाँ, पता नहीं। उसने लापरवाही से सिर झटका। वैसे लगता है बड़ा सिर्फ मैं हूं। तुम तो अभी भी वैसी ही हो, छोटी सी बच्ची। वो हंसने लगी, घायल हंसी। दौड़ते दौड़ते गुलाबी फ्रॉक कटीली झाड़ियों में फंस जाती है, फंसी रह जाती है। कितने तूफान, कितनी बारिशें, कितने मौसम गुजर जाते हैं उस पर से। गुलाबी रंग धुल धुल कर सफ़ेद हो जाता है। तुम्हें पता है, सितंबर में मैं नानी बन गई हूँ। अच्छा, वो हंस पड़ा। कैसी है वो? अच्छी है, बड़ी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। अपनी माँ पर गई है, उसने भी इतरा कर कहा। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना इस नई भूमिका में, उलझन सी महसूस हो रही होगी। मुझे लगता ही नहीं ये मेरा जीवन है। ये मेरा बेटा है कि ये मेरी बेटी है? हाँ है, पर मैं तो वहीं खड़ी हूँ, अभी तक अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ। ये जो इतनी दूर निकल आई है वो कौन है? वो अरसे बाद उसे इतनी भावुक देख रहा है। नहीं तो उससे बिछड़ते वक्त भी वो रोती नहीं। वो कई बार रोया है अलबत्ता। मैंने सबकी इच्छा का ख्याल रखा, पति से लेकर बच्चों तक की। इन्हें क्या चाहिए? किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। बहुत बरस तो मैं खुद से ही पूछते डरती रही, फिर तुम मिल गए। यकीन करो, फिर दोबारा मैंने नहीं पूछा खुद से। आपकी इच्छाएं पूरी हों तो भी आपको डर लगने लगता है। फिर डरते डरते ही जीने की एक नई शुरुआत हुई। इन 25 सालों में हम 20 बार भी नहीं मिले, एक महीना तक नहीं। तुम्हें हैरत नहीं हो रही ये सोचकर कि हमने चलने के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा रास्ता चुन लिया?
वो कहते कहते हंस पड़ा। क्या क्या सोचता था तुम्हारे साथ, ऐसे रहूंगा, वैसे जीऊंगा, उन जगहों पर जाएंगे जहां जहां तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ओह गॉड, वैसे तो मैंने कभी यकीन नहीं किया ईश्वर पर जब जब तुम्हारी शक्ल आंखों के सामने आती, मैं उससे तुम्हें मांगने लगता, और देखो तुम मुझे मिल गई। हाँ, वो हंस पड़ी। बूढ़े हर एक बात पर यकीन करने लगते हैं। खबरदार जो खुद को बूढ़ा कहा। खुद को नहीं जनाब, मैं आपको कह रही हूं, उसने भी शोखी से कहा। मुझ में तुम नहीं हो क्या? उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तुम ही तो हो। अच्छा बताओ, हमने कहाँ कहाँ जाने का सोचा था? वो खामोश उसकी बगल में लेटी है, वो उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिरा रहा है। आग निकला करती थी कभी, देह सुलग जाया करती थी, अब गहरी शांति से आंखें झपक जाना चाहती हैं। देह मन की तरह हमेशा भूखी नहीं रहती। मैक्लॉसगंज, सिक्किम और तिब्बत, तुम्हें पहाड़ों की बारिश अच्छी लगती है ना? अब ये सब तुम्हारे आसपास होगा, तुम्हारी मुट्ठी में। 25 साल, वो बोलता जा रहा है। कभी इस पर सोचा है तुमने? हमें जो करना होता है इन्हीं 25 सालों में करना होता है। नौकरी, शादी, बच्चे, उन्हें बड़ा करना, घर बनाना, 50 झंझटें, अपने लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। एक बंधी बंधाई व्यवस्था के खूंटे से बांध दिए जाते हैं आप। बस फिर गोल गोल घूमना शुरू। एक वक्त जिन मूल्यों की हम आलोचना करते थे, बाद में उन्हीं मूल्यों की कसौटी पर कसने लगते हैं खुद को। चलो एक बार फिर से शुरू करें, उसने उसकी उदासी को पीछे धकेलते हुए कहा। हाँ, पहली मुलाकात से। कितनी सुंदर थी तुम, अद्भुत। मैं तो बस पागल ही हो गया था। उस समय जी किया था, क्या ये हाथ सिर्फ एक बार पकड़ा जा सकता है? थी? उसने छेड़ा, अपने हाथों से उसका चेहरा घेरते हुए। मेरा मतलब अभी भी हो? छोड़ो, अब झूठ बोलने की तुम्हारी उम्र नहीं रही। अच्छा, बीच बीच में ये साली उम्र कहाँ से आ जाती है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, उसने शिकायत भरे स्वर में कहा। यही मैं सोच रही हूँ शाश्वत, ऐसा मुझे पहली बार महसूस हुआ है। ये क्या ऐसा फैक्टर है जिसे भुलाया नहीं जा सकता? वो भी उतनी ही हैरान है। तुम्हारे आसपास जो है हमेशा इसकी याद दिलाता होगा। तभी जो आसपास होता है वही हमें हमारी याद दिलाता है शाश्वत। तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो गया है, 25 बरस का तो होगा। हाँ, साला अपने बाप पर गया है, एक लड़की को चाहता है, ले आया मिलवाने। उसकी आंखें देखते ही मैं समझ गया, हम दोनों ने तुरंत हाँ कर दी। कितनी अजीब बात है ना सहर, पुरुष सारा जहां जीत ले, उसे वो खुशी नहीं मिलती जो एक स्त्री को जीत कर मिलती है। उससे क्या कहोगे शाश्वत? ये कि हम दोनों बाप बेटे एक साथ नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, वो नहीं पूछेगा कोई सवाल। तुम औरतें बड़ी प्रैक्टिकल होती हो, ख्वाबों से हकीकत में आने में तुम्हें 1 मिनट नहीं लगता, उसने उसे अपने में भींच कर कहा। हम उसी व्यवस्था को अपने लिए फिर से चुन रहे हैं जिससे भागकर हम यहाँ आए थे। अगर वो सही नहीं है शाश्वत, तो ये सही क्यों कर होगी? कोई और विकल्प नहीं हो सकता? कौन सा विकल्प यार, एक तो हमने वैसे ही देर बहुत कर दी, कितना कुछ बीत गया है। विकल्प की तलाश में तो बची कुची उम्र भी खत्म हो जाएगी। अब कुछ नहीं, फैसला हो चुका। हमारा एक घर होगा, मैं भी रिटायर्ड होने वाला हूँ, हम एक साथ रहेंगे बस। थोड़ी सी तकलीफ और कर लेते हैं शाश्वत, सबको बुलाकर बाकायदा घोषणा भी कर देते हैं, घर वाले भी जिल्लत से बच जाएंगे। घर वाले? तुम अब भी घर वालों के लिए सोच रही हो? तुम नहीं सोच रहे? बोल पाओगे अपने जवान बच्चों को? मैं बोल पाऊंगी? 30 साल एक आदमी के साथ रहने के बाद मैं उसे किस मुंह से कहूं मैं जा रही हूं? वो पूछेगा नहीं मेरा कसूर क्या है? बेटे से ज्यादा मुझे अपनी बहू से डर लगता है। वो समझेगी क्या? कौन समझेगा? थोड़ी दूर और जाऊं तो लगता है हमारे समधी क्या सोचेंगे, कहेंगे ये दोनों सठिया गए हैं क्या? अब तुम मुझे डरा रही हो क्या, इतनी मुश्किल से, जब हमारा सपना सच होने जा रहा है? डरा नहीं रही,
डर रही हूँ वास्तव में। हम कायर थे, हमने बहुत देर कर दी। तभी अपनी मर्जी का कर लिया होता तो क्या कर लेता समाज या परिवार? कहेंगे हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से। प्रेम, प्रेम। वो एकाएक हंसने लगी। क्या कोई सचमुच जानता है प्रेम क्या होता है? और ये प्रेम की मांग थोड़े ही है। प्रेम माने क्या? पर उसने ये नहीं कहा। हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम एक दिन तय करेंगे, उस दिन एक खत में सब कुछ लिख कर चुपचाप घर छोड़ देंगे, बस। उसने अचानक निर्णायक स्वर में कहा। बताने की जहमत ही क्यों उठाएंगे? इस तरह तो कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, इस तरह तो कभी कुछ नहीं होगा। उसने भी जैसे अपने आप से डूबे डूबे कहा। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, साफ साफ बोलो। अब घुमाने फिराने का वक्त नहीं रहा। मेरी प्रॉब्लम बड़ी सिली सिली है। तुम हंसोगे तो हंस लूंगा। देखो ना, रमन डायबिटिक हैं। उन्हें समय पर दवाएं देना, चेकअप के लिए कहना, वो तो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उनका कोई दोस्त भी नहीं है। घर में घुसते ही सबसे पहले मुझे पुकारते हैं। और मेरा बेटा आधी आधी रात तक हमारे पास बैठा हमसे बातें करते रहता है, जब तक हम उसे उसकी बीवी का डर दिखाकर उसे अपने रूम में नहीं भेज देते। तुम कहोगे ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, पर एक बात कहूँ, गुलामी की भी आदत पड़ जाती है। अब इन हथकड़ियों के निशान मेरी आत्मा में खुद गए हैं। इसका मतलब मैं क्या समझूं? मैं तुम्हें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा रही, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। मुझे जाने क्यों शिद्दत से लग रहा है बहुत देर हो गई है। बहुत देर क्या मैंने की है? तुम ही कहती रही बस अपने बच्चों को जरा बड़ा कर लूं, फिर कहा इनकी शादी हो जाए। बुढ़ापे में जिसकी माँ किसी के लिए घर छोड़ दे, उन बच्चों से कौन सा परिवार रिश्ता जोड़ना पसंद करेगा? अब जब सब हो गया, तुम्हारे पास नए बहाने तैयार हो गए। अब तुम ऐसा करो, अपने पोते की शादी तक रुक जाओ। फिर तो घर वाले भी सोचेंगे बूढ़ी जाती है तो जाए, पिंड छूटे। कहेंगे कहाँ जाना है बताओ, हम छोड़ आते हैं। दोनों एक साथ हंसने लगे। दोनों को ही ऐसा क्यों लग रहा है कि वे हंस नहीं रहे, रो रहे हैं। शाश्वत, मैं जानती हूँ ऐसा ही कुछ या इससे थोड़ा अलग तुम्हारे साथ भी है। फर्क सिर्फ ये है कि तुम कह नहीं रहे। मुश्किल तुम्हारी मुझसे कम नहीं है। मैं क्या करूँगा ये तुम मुझ पर छोड़ो। पर आने वाला ये दृश्य जो इस तस्वीर में है, कौन तय करेगा कि इसमें उनकी मौजूदगी ज़रूरी है या नहीं? अच्छा, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि इसमें किचन कहाँ है, बेडरूम किधर है, बालकनी कितनी बड़ी है और लाइब्रेरी है या नहीं। उसे लगा वो अननेसेसरली तनाव में पड़ रहा है, तो उसने बात बदल दी। लाओ मैं बताऊं। उसे क्या ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक अजनबी शरीर को छू रही है? घर भी तो अपनी एक देह होती है, वो भी किसी परिचय की मांग कर सकता है। क्या करेगी वो? वैसे ही खाना बनाएगी या पढ़ेगी, या वे दोनों शाम को शॉपिंग के लिए जाएंगे, कभी कभी फिल्म, कभी कभी पहाड़ों की सैर। दिन भर पहाड़ आंखों के सामने हो तो दिखना बंद हो जाते हैं। मसूरी में क्या हमेशा ठंड होती है? अचानक उसने नॉनसेंस प्रश्न पूछ लिया। क्यों? नहीं, बहुत ठंड मुझे सूट नहीं करती, मैं परेशान हो जाती हूँ। ओके, जब ठंड बहुत बढ़ जाएगी हम आपको किसी गर्म जगह घुमाने ले चलेंगे। घुमाने? उसके दिमाग में फ्लश की तरह चमका। तो वहाँ खर्च कौन करेगा? शाश्वत। वो खुद को असहज नहीं महसूस करेगी, जैसा कि आमतौर पर करती है जब भी वे दोनों साथ होते हैं। शाश्वत उसे एक पैसा खर्च नहीं करने देता, तब भी उसे लगता है वो अपनी आइडेंटिटी खो रही है। यही बात उसे रमन के साथ नहीं महसूस होती, शायद इसीलिए कि वहाँ वो अपना आप देती है। मुझे पता है तुम सबसे पहले कहाँ चलना पसंद करोगी। उस गेस्ट हाउस में 24 घंटे, जहाँ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा रुके थे, है ना? देखो इतने साल हो गए, वो हमारी दूसरी मुलाकात थी। मुझे एक एक क्षण याद है, ये भी कि तुमने उस दिन क्या पहना था। तुम्हें याद है? उसने हैरत से पूछा, हालांकि खुद उसे कुछ भी याद नहीं था।
बिल्कुल, ये भी कि पहली मुलाकात पर क्या पहना था। उसने एक पल उसका चेहरा देखा, फिर हंस पड़ा। ब्लैक माय डियर, ब्लैक। मुझे ये भी याद है मेरे साथ खाने में किस किस वक्त तुमने क्या क्या खाया था। तौबा! उसने अपने कान पकड़े। अब बस करो। अच्छा लगता है किसी दूसरे के भीतर जीना, अपना जीना नाकाफी हो जैसे। कभी कभी हम दूसरे के चिमटे से अपने आप को पकड़ते हैं, दूसरे की आंख से देखते हैं अपने आप को। तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊं? बताओ। मैं जब साइकोलॉजी में एमए कर रही थी, हमारे एक प्रोफेसर होते थे, संजय। मैं जब साइकोलॉजी में एमए कर रही थी, हमारे एक प्रोफेसर होते थे, संजय। पढ़ाते तो थे वे एबनॉर्मल साइकोलॉजी, पर दुनिया का ऐसा कोई विषय न था जिसकी बाबत वे गहरी से गहरी जानकारी न रखते हों। जिसे भी कुछ पूछना होता, उनके पास भागा चला आता। चलती फिरती डिक्शनरी तो थे ही, बोलने से पहले उन्हें सामने वाले की प्रतिक्रिया भी पता होती। एक ही प्रश्न का वे हर स्टूडेंट को अलग अलग जवाब देते, एकदम सही जवाब। जीनियस थे। प्रेम पर तो ऐसा बोलते थे वे, कहाँ कहाँ की दार्शनिक उक्तियां देते हुए। अद्भुत। कहते थे प्रेम न सिर्फ अबोध होता है, अबोधता में ही संभव होता है। समझदारी से इसका कोई लेना देना नहीं। हमने पूरे 2 साल उनको सुना। पूरे 2 सालों में मैंने उनकी शायद ही कोई क्लास मिस की हो। हजारों उक्तियां, हजारों उदाहरण। कभी कहते तुम लोग जानते ही नहीं हो देह कितनी गैर जरूरी है यहाँ। कभी कहते कितनी मीनिंगफुल है ये, यही तो द्वार है, तुम्हें खटखटाने का तरीका आना चाहिए। पर ये सब तुम कभी जानोगे जब इसके पार जाने का रास्ता तुम जान लोगे। छोटी सी पार्टी हुई घंटे भर की। हंसी मजाक के बाद जब हम उठे, मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वे समझ गए मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। वे उठे और साथ चलते हुए दरवाजे तक आए। सर, वो कौन है जिससे आपका प्रेम है? आपको पूरे 2 साल इतना सुना है कि उन्हें देखने का मन करता है। मैंने डरते डरते कहा कि कहीं सीमाओं का अतिक्रमण न हो जाए। साथ ही जोड़ दिया, सर, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। वे मेरी तरफ देखते हुए बड़े मज़े से हंस दिए। सिली गर्ल, चुपचाप घर जाओ। ऐसा कोई भी नहीं है। न ही मैंने अपने जीवन में कभी प्रेम किया है, न ही इसके अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वे मुड़े और अंदर चले गए। मैं जानती हूँ वे कभी झूठ नहीं बोलते। उस दिन के बाद आने वाले बरसों में मैंने जाना, हम उसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं जिसके बारे में सबसे कम जानते हैं। वक्त खामोश पानी की तरह उनके बीच बह रहा है। अभी भी वे उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं जो 25 बरस से उनके भीतर पल रहे हैं। चलिए हुजूर, आपको घुमा लाएं। दोपहर हो गई यहीं बैठे बैठे। चलो लंच पर एक शानदार जगह चलते हैं। दोनों तैयार होकर बाहर गाड़ी तक आए। ड्राइवर नहीं था। वैसे ही डरा डरा सा जीवन, दौड़ते भागते जितना मिल जाए। अब ये सब करना बुरा लगता है ना? उसने प्लेयर पर एक कैसेट लगाते हुए कहा। बहुत। तभी तो स्थायी समाधान खोज लाया हूँ। तुम्हें याद है एक कैसेट में तुमने मेरी पसंद के गाने भरवाए थे। हम जब भी मिलते थे तुम वही बजाते थे, और जगजीत सिंह की वो गज़ल हम दोनों को ही पसंद थी बहुत। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वो हंस दिया। जगजीत सिंह सुनने की आदत मुझे तुमने ही लगाई थी। अब तो सालों हो गए कुछ नहीं सुनता। खो जाता है बहुत कुछ, जिसे एक वक्त तक हम कीमती समझते हैं, बाद में बचकानी बातें लगने लगती हैं। सूखे फूल, लंबी लंबी पत्तियाँ, डायरियाँ, कार्ड्स, सब। तुम्हारे खत, तुम्हारे कार्ड्स कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं अपने एक दोस्त के लॉकर में रखता हूँ। सोचता हूँ ले लूँ। साला ऊपर चला गया तो मेरा भी कितना कुछ ले जाएगा। कोई एक कोना नहीं बचता जिसे सबसे छिपा कर रखा जा सके। लोगों और चूहों में कोई फर्क नहीं है। हर जगह पहुंच जाते हैं, हर चीज कुतर डालते हैं, दूसरे का सपना तक नहीं छोड़ते। इसके पहले भी दोनों मिलते रहे हैं। दोनों को पता होता है सिर्फ 1 या 2 दिन बस। दोनों वापस लौट जाते हैं अपनी गुफाओं में बगैर प्रतिकार के।
सीजनल पक्षी आते हैं ना एक ख़ास मौसम में, एक ख़ास वक्त के लिए, उसी तरह वे उड़ते रहें इधर उधर। आखिर उन सीजनल पक्षियों का भी वापस जाने का वक्त आ गया। तो तुमने अपना फाइनल जवाब नहीं सुनाया। कब? जब तुम कहो। मैं तुम पर छोड़ती हूँ। वो सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बोला, ऐसा करते हैं, सिर्फ 3 महीने और रुक जाते हैं। बेटे की शादी या सगाई जो भी हो निपटा देते हैं। हम आखिरी वक्त की अपनी खुशियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। नहीं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जब हमें सचमुच जीने नहीं दिया जाता तो हम अपना आप तुमसे छीन लेते हैं। पत्नी को क्या कहोगे? आई एम गोइंग, और क्या इससे ज़्यादा भी कुछ कहा जा सकता है? लग तो नहीं रहे इतने बहादुर। वो हंसी। तुमने बना दिया है ना, मैं सचमुच था नहीं। सहर, क्या तुम यकीन करोगी, इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम मुझे निराश तो नहीं करोगी ना? आखिरी वक्त पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं शाश्वत, कभी नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कहा हो और मैं ना पहुंची हूँ? बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मरने से पहले मैं शाश्वत, चाहे थोड़े ही दिन सही, अपने लिए जी लेना चाहती हूँ। कैसा होता होगा वो जीना, मुझे सचमुच कुछ पता नहीं। उसका गला भर आया। उसने उसके आंसू चूमे। भीतर का समंदर अचानक किनारे तोड़ उन्हें अपने साथ बहा ले गया। जब से लौटी है वहां से निर्णय लेकर, भीतर एक अजब सी वीरानी, एक अजीब से नएपन के एहसास के साथ भर उठी है। कुछ महीने और, घर पहले से ज़्यादा संभाल देती है। रमन की अलमारी, कागज़ों से लबालब भरी दराजें, जिन्हें वो रमन के कहने से भी छूती नहीं थी कि इस मुसीबत से तुम ही निपटो, ठीक ठाक कर रही है। उन संबंधों के सारे निशान मिटा रही है, ढूंढ ढूंढ कर, जो जिस तिस कोने में छिपा कर रखे थे। रमन की आदत नहीं है कुछ भी खोल खोल कर देखने की, सो वो निश्चिंत रहती है। यह आखिरी बार है जब ठीक ठाक कर दे। क्या ढूंढूंगी इला? सोचती हूँ महीने 2 महीने के लिए कहीं हो आऊँ। बहुत ऊब गई हूँ इस सब से। जब कहो माँ, इनको बोलकर आपका रिजर्वेशन करा देते हैं। ठीक है माँ, ऐसा करो, पहले हरिद्वार का रिजर्वेशन करा लो। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद आगे चले जाना। तीसरा दिन। शाश्वत पहुँच चुका है वहाँ, पुरानी सारी लकीरें मिटाकर। आसान नहीं था, पर चुना उसने आसान रास्ता। पत्नी को बताएगा तो जानता है उसे दौरा पड़ जाएगा, उसका जाना फिर असंभव। बेटा समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया है कहकर। किसी अनहोनी की आशंका से उसका हृदय कांप रहा है। अगर ये 1 हफ्ता ठीक ठाक गुजर गया तो वो इसे दूसरे हफ्ते में तब्दील कर लेगा। फिर और अपनी सेल तक नहीं लाया जानबूझकर, जैसे भूल आया हो उसे। सहर नहीं पहुंची अभी तक। उनके बीच फ़ोन पर यही तय हुआ था। सहर ने बताया था उसने बेटी को बुला लिया है, उसे सब समझा देगी। जानती है बेटी उसी का साथ देगी। फिर क्या हुआ? बेटी नहीं आई या कोई बीमार पड़ गया? वो खुद तो कभी बीमार नहीं पड़ी। हमेशा कहती है इतनी उम्र हो गई, एक दिन के बुखार के लिए तरस गई हूँ। कोई फूल लेकर आए, बार बार पूछे, खूब सारे फ़ोन बजे। बहुत बड़ा सर्कल है उसका, पर भीतर एकदम अकेली। खुशनसीब समझता है वो खुद को जब वो पास होती है। क्या करे, वो कुछ सोच नहीं पा रहा। मसूरी में है, घर से इतनी दूर, फिर भी डरता है किसी परिचित के देख लिए जाने से। टूरिस्ट प्लेस है, सभी आते जाते हैं। उसने भी गलत जगह चुन ली लगता है। प्रेमियों के लिए संसार में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। 3 बार फ़ोन लगाया, अजनबी आवाज़ सुनता तो फ़ोन रख देता। हेलो। आवाज़ भारी थी, पर वो पहचान गया। कह दिया होगा सब कुछ अब तो सहर ने। हेलो बेटा, मैं शाश्वत बोल रहा हूँ। उसकी बेटी से उसकी गहरी पहचान है। कई बार बातें हो चुकी हैं, मिल चुके हैं। वो उसे अपनी माँ के अच्छे दोस्तों में गिनती है। अंकल, वो फ़ोन पर फफक कर रो पड़ी। क्या हो गया? वो सकते में आ गया। कहीं रमन को तो कुछ, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट भी, सहर ने कुछ कहा हो और हे भगवान, उसके हाथ कांपने लगे, हार्ट बीट तेज हो गई। उसे लगा वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा।
सब खत्म हो गया। अंकल, मम्मा इज नो मोर। वो बेतहाशा बिलख रही है। सब कुछ सख्त, बर्फ सा ठंडा। कब उसके सुन्न दिमाग से एक शब्द बाहर निकला। आज तीसरा दिन है। उन्होंने 1 हफ्ते पहले मुझे बुलाया था। कह रही थी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अपने हरिद्वार जाने से पहले। तू समझ जाएगी, फिर सबको समझा देना। मैं आई उसी दिन उन्हें अटैक आया। 4 दिन आईसीयू में रही। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की कि क्या बात है, पर वे सूनी सूनी निगाहों से सिर्फ मुझे देखती रहीं। आखिरी दिन शायद उन्हें पूर्वाभास हो गया था। जाने कहाँ से एक छोटे से घर का फोटोग्राफ निकाल कर मुझे दिया। मेरा चेहरा अपनी छाती से लगा लिया और जोर से रो पड़ी वो। फिर मेरे कानों में बोली, शाश्वत से कहना फिर मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने आंखें नहीं खोली। वो हिचकियां भर भर रो रही है। गर्मियों के दिन हैं, अचानक मसूरी में हिमपात होने लगा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं अंकल? मसूरी से। अंकल, जो मैं सोच रही हूँ सच है ना? उसने अपनी हिचकियों के बीच की खाली जगह में एक लंबी सांस भरते हुए कहा। वो कुछ नहीं कह सका। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि पहले उसके शब्दों को, फिर उसके हाथ में थमे रिसीवर को भी अपनी लपेट में ले लिया। शाख पर बर्फ का एक सफेद फूल खिला था।